जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द फैक्टोनॉमी। आज हम जनवरी के सेकेंड वीक के जो करंट अफेयर्स हैं उनकी चर्चा करेंगे, जिसमें हम जो प्रमुख मुद्दे हैं भारतीय मानक ब्यूरो जो है उसका 78वां स्थापना दिवस है उसकी चर्चा करेंगे, और गुरु गोविंद सिंह जी की जो 398वीं जयंती है, और सिक्किम में भारत का प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर खोला गया है उसके बारे में, और जो इंटरपोल की तरह भारत पोल होता है पोर्टल उसके बारे में, और जम्मू कश्मीर और रायगढ़ में जो है रेलवे डिवीज़न बने हैं उनके बारे में, और आयल पाम जो होता है वृक्षारोपण को प्राथमिकता दिया गया है और किन किन क्षेत्रों में पूर्वोत्तर और फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसके बारे में, और जो इसरो है उसके नए अध्यक्ष जो बने डॉक्टर वी नारायणन उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स का जो है स्थायी सदस्य बना है इसके बारे में, उसका प्रवासी भारतीय दिवस जो 9 जनवरी को मनाया जाता है, हर 2 साल में मनाया जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर अंजी खाद ब्रिज की चर्चा करेंगे जो जम्मू कश्मीर में है, और मोदवेत जो महोत्सव है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है डोडो जनजाति के द्वारा। उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे भारतीय नौसेना की जो 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है जो प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया उसके बारे में, जो फसल उत्सव है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे पोंगल जिसे कहते हैं, या फिर मकर संक्रांति हो गया, खिचड़ी हो गया, विभिन्न क्षेत्रों में। उसका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स देखेंगे और इसमें भारत की स्थिति जो गिरावट आई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसका जेड मोड टनल जो होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसका लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि भी मनाई गई उसके बारे में चर्चा करेंगे, और जीवाणु एंजाइमों का उपयोग करके प्लास्टिसाइजर जो होता है उसके विघटन की बात की गई है और किसने इसको बनाया है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद विश्व हिंदी दिवस 2025 की चर्चा करेंगे, और आयुष्मान भारत जो जन आरोग्य योजना है उसके तहत जो है उड़ीसा को भी शामिल किया गया है। अब 2 राज्य केवल बचे हैं, एक यूटी और एक राज्य जो पश्चिम बंगाल है और दिल्ली है, वह दोनों नहीं शामिल है, बाकी सभी जो राज्य और यूटी हैं वो इसमें शामिल हैं। उसका नीलगिरी जो सूरत है और वागसीर है इसको कमीशन किया गया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं और एक एक इशू जो है उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भारतीय मानक ब्यूरो है, इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जिसे कहते हैं, उसका 78वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो पहले यह भारतीय मानक संस्थान ISI के रूप में इसकी स्थापना की गई थी 6 जनवरी 1947 को। और यह क्या करता है तो ISI मार्क जो लगाता है विभिन्न प्रोडक्ट पे, और सोने और चांदी के जो प्रोडक्ट होते हैं या आभूषण होते हैं उनमें जो होता है क्या होता है तो हॉल मार्किंग करता है, और यूको मार्क योजना जो पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद होते हैं उनकी लेबलिंग करता है कि कौन सी उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल हैं। ऐसे जो विभिन्न कार्य होता है कौन करता है तो भारतीय मानक ब्यूरो करता है। उसका भारतीय मानक ब्यूरो देखेंगे तो 6 जनवरी 2025 को क्या किया है तो अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं तो जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं उनकी जयंती मनाई गई है, 398वीं जयंती मनाई गई है। उनकी जयंती देखिए, अब नानक शाही कैलेंडर होता है जो आप देखेंगे तो सिख में कैलेंडर होता है, उसमें जो हमारा सौर वर्ष होता है उसके अनुसार पर आधारित होता है, और यह 2025 में कब पड़ा है तो 6 जनवरी को पड़ा है। और उनका जन्म कब हुआ था तो 22 दिसंबर को हुआ था, 1666 में हुआ था। पटना साहिब बिहार में इनका जन्म हुआ था, और ये अपने जो पिता थे गुरु तेग बहादुर और 9वें सुख गुरु जो थे उनके उत्तराधिकारी भी बने थे। उसके बाद 10वें जो सुख गुरु हुए थे गुरु गोविंद सिंह जी हुए थे, उनके बाद गुरु जो परंपरा थी उसको समाप्त कर दिया गया था, और इन्होंने ही जो है 1699 में खालसा पंथ जो नया धर्म था, जो धर्म न्याय की रक्षा और के लिए समर्पित योद्धा का समुदाय हुआ करता था, उसकी स्थापना की थी। मतलब कि जो सिख धर्म होता था उसकी जो रक्षा करने के लिए एक समुदाय गठित किया जाता था जिसे हम खालसा पंथ कहते हैं, सेना की तरह होता था, उसका गठन उन्होंने किया था। उसके बाद सिख जो पहचान होता है उसके प्रतीक के रूप में 5 क प्रस्तुत किया गया था, अर्थात जो कंघा होता है, केस होता है, कड़ा होता है, कृपाण होता है और कच्छा होता है, उसकी चर्चा इन्होंने क्या किया था तो सिख के 5 क में चर्चा किया था। और उनके जो 2 बेटे थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जोरावर सिंह जो थे वो मात्र 7 साल के थे और फतेह सिंह मात्र 9 साल के थे। उनको जो है इस्लाम धर्म अपनाने के लिए सरहिंद के गवर्नर वजीर खान ने जो है मजबूर किया, लेकिन उन्होंने जो है इस्लाम धर्म नहीं अपनाया, और उसके कारण उनकी क्या कर दी गई तो हत्या कर दी गई थी। और इनके शहादत के दिन को याद रखने के लिए 26 दिसंबर को क्या मनाया जाता है तो वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, अब भारत पोल को देख लेते हैं। तो देखिए पहले क्या होता था कि हमारा जो इंडिया होता है, इंडिया में CBI होता है, CBI, और CBI जो होता है इंटरपोल से डायरेक्ट कनेक्टेड रहता था ताकि जो रियल टाइम डाटा हो वो इनके पास आ सके। तो जो CBI है पहले तो इसके पास केवल आता था, अब वर्तमान में क्या किया है CBI ने एक
जो है पोर्टल बनाया है जिसे हम क्या कहते हैं, भारत पोल। तो भारतीय पुलिस के लिए एक पोर्टल बनाया है जिसमें सभी राज्यों को जो है आप देखेंगे तो सभी जो जितने भी स्टेट हैं उनको क्या कर दिया गया है, इसमें मर्ज कर दिया गया है। तो वर्तमान में जो भारत पोल है इसमें क्या होगा, तो अब जो देखेंगे तो स्टेट और सीबीआई दोनों इस पे डाटा को देख सकते हैं और रियल टाइम डाटा देख सकते हैं। और यह क्यों किया गया, तो जो भगौड़े होते हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय भगौड़े हैं या फिर हमारे यहाँ से जो भागे गए हैं उनके उपलब्धता के लिए, ताकि जो स्टेट भी है वो रियल टाइम डाटा को देख सके और सीबीआई तो देख ही सके। तो सीबीआई द्वारा यह विकसित किया गया है और राज्य एजेंसियों को भी क्या करेगा, रियल टाइम जानकारी साझा करेगा और यह क्या करेगा, इंटरपोल से डायरेक्ट कनेक्टेड रहेगा। और जो भारत पोल साइबर अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और मानव तस्करी जैसे बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रभावी रूप से समन्वित करता है। यह भारत पोल जो है क्या करेगा, इंटरपोल के साथ जो है काम करेगा और क्या जो राज्य की एजेंसियां होती हैं उनको भी रियल टाइम डाटा देगा ये। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम और सिक्किम में भारत का जो प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर बना है उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है उसके अंतर्गत क्या किया है, सिक्किम के सोरेंग जिले में प्रथम जो जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर है उसको बनाया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो वैश्विक स्तर पर पर्यावरण के प्रति जागरूक बाजारों के लिए एंटीबायोटिक, रसायन और कीटनाशक मुक्त जैविक मछली का उत्पादन करना, यह क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है। और सिक्किम भारत का पहला जो राज्य बना था वो जो क्या था, तो पूर्ण जैविक राज्य के रूप में आया था, जहां लगभग 75,000 हेक्टेयर भूमि को क्या किया गया है, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमाणित और जैविक पद्धतियों में परिवर्तित कर दिया गया है। तो जैविक पद्धति से कृषि करने वाला जो कौन राज्य है, तो सिक्किम पहला राज्य बना था। इसमें क्या है, मत्स्य पालन भी अब जैविक पद्धति से किया जाएगा। उसके बाद फिर देखिए जम्मू और रायगढ़ 2 रेलवे डिवीज़न बनाए गए हैं। तो तेलंगाना में जो चरलापल्ली टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन किया गया है और पूर्वी तटीय रेलवे जोन के अंतर्गत उड़ीसा में रायगढ़ रेलवे डिवीज़न, रायगढ़ जो उड़ीसा में रायगढ़ रेलवे डिवीज़न है वह 69वां। और जो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो हमारा जम्मू है यहाँ में क्या होगा, तो जम्मू में क्या है, 17वां रेलवे डिवीज़न बनाया गया है, जिसके 17वें रेलवे डिवीज़न की लंबाई कितनी है, तो 442.1 किलोमीटर है। और वर्तमान में अब देखेंगे तो भारत में 18 जोन हो गए हैं और 17 डिवीज़न हो गए हैं। और भारत की पहली रेलगाड़ी कहाँ तक चली थी, तो बम्बई से ठाणे के बीच में चली थी, जो 21 मील की यात्रा तय की थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, और जो ऑयल पाम वृक्षारोपण को प्राथमिकता दिया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों से राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम, देखिए नेशनल जो मिशन है एडिबल ऑयल के ऊपर, ऑयल पाम के ऊपर, यह योजना के तहत क्या किया है, तो ऑयल पाम के रोपण की लक्ष्यों को जो है प्राथमिकता देने के आग्रह किया है। और वर्ष 2025-26 के अतिरिक्त देखेंगे तो 6.5 लाख हेक्टेयर ऑयल पाम के क्षेत्र को कवर करना है। और उसके बाद फिर इसे धीरे धीरे बढ़ाकर कुल मिला के 10 लाख हेक्टेयर तक क्या है, बढ़ाना है। और इसके उत्पादन की बात करें तो देखिए 19-20 में 0.27 लाख टन था। उसके बाद इसे बढ़ाकर जो क्या कब तक 2025-26 तक 11.2 लाख टन करना है। उसके बाद फिर 2029-30 तक इसे 30 तक क्या करना है, इसको 28 लाख टन तक करना है। और ऑयल पाम की खेती के लिए जो उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो काम किया जा रहा है उस पर पूर्वोत्तर क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप जो समूह हैं उन पे ध्यान आकर्षण मुख्य रूप से किया जा रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, इसरो के जो नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर वी नारायणन, उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो डॉक्टर वी नारायणन को क्या किया है, 14 जनवरी 2025 को 2 साल के लिए इसरो का अध्यक्ष तथा अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में क्या किया गया है, इनका नाम नामित किया गया है। किसका स्थान लेंगे, तो एस सोमनाथ का यह स्थान लेंगे। अब देखिए इसरो के बारे में जान लेते हैं। तो 15 अगस्त 1969 को इसका गठन किया गया था। और यह पहले क्या हुआ करता था, तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति जो इनको स्पार होता था, यह क्या था, तो पहले यह हुआ करता था, जिसकी स्थापना सन 1962 में किसने किया था, तो विक्रम साराभाई जी ने किया था। तो बाद में इसे ही परिवर्तित किया गया और 1972 में भारत में अंतरिक्ष आयोग का गठन भी किया गया था और DOS की स्थापना भी की गई थी और इसरो को इसके नियंत्रण में लाया गया था। जो यहाँ पे अंतरिक्ष आयोग है इसके नियंत्रण में इसरो को क्या किया गया था, तो इसके अंतर्गत लाया गया था। ये है हमारे कौन, डॉक्टर वी नारायणन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं इंडोनेशिया जो है, अब देखेंगे तो स्थायी रूप से ब्रिक्स का सदस्य बन गया है। और इसे कहाँ सदस्यता मिली है, तो अध्यक्ष देश था ब्राज़ील। उसने घोषणा किया है जो 6 जनवरी 2024 को यह घोषणा किया है कि जो इंडोनेशिया होगा क्या होगा, तो अब जो यह इसका क्या होगा,
प्रमुख सदस्य होगा और यह 10वां मेंबर बना है। और मूल संस्थापक में देखेंगे तो ब्राज़ील, रसिया, भारत और चीन है। और 10 में दक्षिण अफ्रीका बना, 10 हो जाएगा और 10 से ही हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। तो 2010 में कौन बना था? दक्षिण अफ्रीका इसका सदस्य बना था। और वर्तमान में भी 10 स्थायी सदस्य हैं, उनमें कौन है? तो यह जो इंडोनेशिया है, अब देख सकते हैं इसका जो सुमात्रा, जावा, ये सब द्वीप है, बोर्नियो द्वीप पे। तो इस प्रकार से जो हमारा क्या है, तो इंडोनेशिया क्या है, तो ये इसका स्थायी सदस्य बना है ब्रिक्स का। उसका प्रवासी भारतीय दिवस की बात कर लेते हैं। देखिए, प्रत्येक साल जो होता है, प्रत्येक 2 साल में 9 जनवरी को क्या करते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और इसके तहत क्या किया जाता है? तो भारतीय प्रवासियों द्वारा मातृभूमि के लिए दिए गए योगदान पर प्रकाश डाला जाता है। अब 18वां जो भारतीय प्रवासी दिवस था, उस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो उड़ीसा में किया गया। कब से कब किया गया है? तो 8 से 10 जनवरी के बीच में किया गया है। और इसका थीम क्या था? तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान इसका थीम था। और यह 2 वार्षिक देखेंगे तो उत्सव है। और 1915 में जो गांधी जी जब हमारे ये जो है दक्षिण अफ्रीका से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व करने के लिए भारत लौटे थे, उसके उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। अब देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की शुरुआत पहली बार 2003 में की गई थी। और तत्कालिक प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके सरकार में काम किया गया था। और क्यों किया गया था? तो सरकार के तहत जो है प्रवासी भारतीय समुदाय को मान्यता देने एवं उनके साथ जोड़ने हेतु एक मंच के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद आगे हम देखते हैं तो अंजी खाद ब्रिज है। तो अंजी खाद ब्रिज कहाँ पे स्थित है? तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, वहाँ पे स्थित है। और भारतीय रेलवे ने जो जम्मू कश्मीर में रेलवे संपर्क बढ़ाने के लिए अंजी खाद ब्रिज पर ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह भारत का पहला केबल के सहारे रेलवे ब्रिज है जो जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। और यह कहाँ जोड़ेगा? तो उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक परियोजना जो है उसका हिस्सा है। अब ये देख सकते हैं क्या है, तो ये हमारा पहला केबल ब्रिज है जो रेलवे के लिए बना है। और कहाँ पे स्थित है? तो जम्मू में स्थित है। अब देख सकते हैं रियासी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे कटरा हो गया, यहाँ पे अंजी जो खाद ब्रिज है वही स्थित है। उसके बाद आगे देखेंगे तो मोदवेत महोत्सव जो है यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो तमिलनाडु के जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, इसमें सबसे जो पुराने द्रविड़ जाति समूह के हैं टोडा जनजाति, इनके नववर्ष के उपलक्ष्य में यह जो मोदवेत महोत्सव है वह मनाया जाता है। और उसके बाद फिर देखेंगे आप तो यह कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष दिसंबर के अंतिम रविवार या तो जनवरी के पहले रविवार को मनाया जाता है। और उसके बाद फिर यह नीलगिरी जिले में स्थित जो मुथानाडु मूड गांव है के मुनपो मंदिर में आयोजित किया जाता है। और ये देख सकते हैं पुआल टाइप का होता है पूरा पूरा, और इसके ऊपर एक पत्थर रखा रहता है। और ये कौन है? तो टोडा जनजाति है जो नीलगिरी पहाड़ियों पर रहती है, वह अपने नववर्ष महोत्सव के रूप में इसे मनाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। और भारतीय नौसेना को जो छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है वह प्राप्त हुई है। उसका नाम क्या है? तो आप देखेंगे तो उसका नाम है यहाँ पे INS वागसीर। इसके पहले जो है 5 जो हमारे यहाँ पे P75 प्रोजेक्ट था हमारा, उसके तहत जो है 5 प्राप्त हो चुके थे। INS कलवरी जो 2017 में कमीशन किया गया था, INS खंडेरी जो 2019 में कमीशन किया गया था, INS करंज जो 2021 में कमीशन किया गया था, INS बेला जो वर्ष 2021 में जो है इसको भी कमीशन किया गया था, INS वागीर या 2023 में इसका कमीशन किया गया था, और INS वागसीर जो है 2023 में इसे समुद्री परीक्षण के बाद 2024 में इसे कमीशन किया गया है। अब देखिए मझगांव डाक शिप बिल्डर्स हैं लिमिटेड, उन्होंने इसको बनाया है और प्रोजेक्ट 25 के तहत छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागसीर को भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। और प्रोजेक्ट 25 क्या है? इसके तहत जो है भारतीय नौसेना द्वारा क्या किया जा रहा है? 6 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन की खरीद के लिए एक पहल है जो उन्नत हथियारों, सेंसर, आधुनिक मिसाइलों और जो काउंटर मेजर सिस्टम है से यह लैस होंगे। अब ये देख सकते हैं जो INS वागसीर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम फसल उत्सव की बात करते हैं जो विभिन्न जगहों पे विभिन्न तरीके से मनाए जाते हैं। तो इन्हें देखेंगे भारत भर में देखेंगे फसल कटाई के मौसम के अंत में देखेंगे विभिन्न नामों से मनाया जाता है, जैसे मकर संक्रांति हो गया, पोंगल हो गया, माघ बिहू हो गया, लोहड़ी हो गया। तो इन नामों से मनाया जाता है। यह कब मनाया जाता है? देखिए सूर्य
के मकर राशि में प्रवेश और सूर्य के उत्तर दिशा की ओर गमन उत्तरायण के प्रारंभ का प्रतीक होता है। देखिए होता क्या है कि ये हमारा हो गया और ये हमारी जो हो गई तो यह भूमध्य रेखा हो गई, या कर्क रेखा या मकर रेखा। तो मकर रेखा से सूर्य क्या करेगा, उत्तरायण की ओर जब प्रवेश करता है तब इसे मनाया जाता है। और विभिन्न जगहों पे इसे विभिन्न नामों से मनाया जाता है। जैसे अगर हम जम्मू कश्मीर देखेंगे तो शिशु संक्रांत मनाया जाता है, और अगर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में देखेंगे तो इसे माघी या लोहड़ी कहते हैं। उसका जो गुजरात और राजस्थान है उसमें उत्तरायण कहते हैं। और उसके बाद देखते हैं हम, जो अगर यहाँ पर उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में तो इसे खिचड़ी कहते हैं, बिहार वाले क्षेत्र में भी इसे खिचड़ी कहते हैं, बिहार और झारखंड में इसे मकर संक्रांत भी कहते हैं। उसका माघ बिहू इसे कहाँ कहते हैं, तो असम और नॉर्थ ईस्ट में कहते हैं। और पौष संक्रांति इसे पश्चिम बंगाल में कहते हैं। मकर संक्रांति जो है उड़ीसा में कहते हैं। और पेड्डा पंडुइया जो है आंध्र प्रदेश में कहते हैं। पोंगल तमिलनाडु में कहते हैं। और जो मकरा बिलाक्कू है वह उसे केरला में कहते हैं। और कर्नाटक में इसे मकरा जो सकरमाना है वह कहते हैं। और मकर संक्रांति एमपी और मध्य महाराष्ट्र में कहते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में इसका अलग अलग नाम होता है। मुख्य रूप से देखेंगे आप, पंजाब में इसे लोहड़ी कहते हैं, काफ़ी पूछा जाता है। और इसमें अलाव जलाना होता है, लोकगीत गाना, अग्नि की मूंगफली और पॉपकॉर्न जो होता है अगर देखेंगे तो उसके चढ़ावा शामिल होता है। और तमिलनाडु में इसे पोंगल कहते हैं। और तमिलनाडु में 4 दिवसीय त्यौहार होता है। धान की जो फसल होती है उसके कटाई का प्रतीक होता है। और तमिल लोग जो होते हैं चावल का पाउडर बना के जो कोलम होता है अपने घरों को उससे सजाते हैं। और कर्नाटक के स्थानीय लोगों को देखेंगे तो तिल और गुड़ का मिश्रण बांटने का परंपरा यहाँ पे दिखा गया है, जो सद्भावना का प्रतीक होता है। बिहार में इसे खिचड़ी नाम दिया जाता है। और यह त्यौहार जो है मकर संक्रांति भी कहते हैं वहाँ पे। उसके बाद फिर इसी नाम से व्यंजन, चावल, दाल, ये सब मिला के यहाँ पे खिचड़ी बनाई जाती है। और राजस्थान, गुजरात में इस समय पतंग प्रतियोगिताएं भी होती है। असम में माघ बिहू कहते हैं। और असम में माघ बिहू जो होता है वार्षिक फसल उत्सव होता है। और यह असमिया देखेंगे तो असमिया नव वर्ष भी होता है। उसके बाद जो हैंडलेस जो पासपोर्ट इंडेक्स है उसकी चर्चा कर लेते हैं, 2025 का है। इसमें भारत की रैंक देखेंगे 2024 में तो 80 थी, और ये 80 की तुलना में क्या हो गई है तो 85 हो गई है। 5 की और गिरावट आई है। और पासपोर्ट जो धारक होते हैं वीज़ा फ्री एक्सेस का जो प्राप्त है भारत को, तो 57 ऐसे देश हैं जिनमें वीज़ा फ्री एक्सेस जो है भारत को प्राप्त है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है 199 वैश्विक पासपोर्ट और 227 यात्रा स्थलों को कवर करता है। और उन रैंक जो स्थल होते हैं उनकी संख्या के आधार पर यह रैंक तैयार किया जाता है। और आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय जो होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ जो होता है यह जारी करता है। और वैश्विक नागरिकता और निवास सलाहकार जो होता है फर्म हेनले और पार्टनर्स द्वारा जो होता है, हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। और इसमें देखेंगे तो सिंगापुर पहले स्थान पे आया है। दूसरे स्थान पे देखेंगे तो जापान है। सिंगापुर 195 गंतव्य में फ्री है, अगर देखेंगे तो फ्री वीज़ा एक्सेस है। और जापान को 193 स्थानों पर जो है जो फ्री वीज़ा एक्सेस है। और उसके बाद फिर विभिन्न यूरोपीय संघ के देश रहे हैं। और दक्षिण कोरिया जो है देखेंगे तो तीसरे स्थान पे रहा है, जिसमें 192 गंतव्य पे मतलब फ्री वीज़ा एक्सेस है इसके पास। अब भारत कौन सा रहा है तो 85वां पोजीशन रहा है। भारत की स्थिति पिछले साल 80 थी, वर्तमान में कितनी है तो 85 है। उसके बाद जेड मोड टनल, तो देखिए पहले हुआ क्या करता था कि यहाँ जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे तो लेह लद्दाख से जोड़ने के लिए यहाँ जेड शेप का एक टनल मतलब कि पूरा रास्ता हुआ करता था। इसे समाप्त करके आप देखेंगे तो यहाँ पे एक टनल बनाया गया है जो क्या करेगा तो इसको यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री जी ने किया है। और उसके लद्दाख और कश्मीर की कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए इसे किया गया है। और कश्मीर के जो गंदेर बल है वहाँ पे अब 8,650 फीट ऊंचाई पर स्थित है। और 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड टनल है जो श्रीनगर लेह राजमार्ग NH1 जो है इस पर हिमस्खलन जो होता था उसे बाईपास कर देगी और अंदर इसके जाएगी। उसके बाद देखेंगे तो 2400 करोड़ रुपए इसमें लागत लगी है। और इसे 2015 में BRO को तहत इसे शुरू BRO जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो था उसने शुरू किया था, लेकिन बाद में राष्ट्रीय राजमार्ग और संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा इसे जो है विकसित किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और एक टनल हम जानते हैं कि एशिया का जो सबसे लंबी डबल टनल था वो जुजीना टनल था जो 14.15 किलोमीटर है, जो श्रीनगर को कारगिल और लेह के बीच में जो है आप देखेंगे किसी भी मौसम में कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करेगा। और देखिए इसमें होता क्या था कि यहाँ से लोग छोड़ के चले आते थे सर्दियों के मौसम में जब बर्फबारी होती थी, तो अब जो है यहाँ पे जाना आसान हो जाएगा और जो पर्यटक होंगे वो भी आसानी से जा सकेंगे।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम और लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि की चर्चा कर लेते हैं। देखिए लाल बहादुर शास्त्री जो हैं उनका जो देखेंगे तो 11 जनवरी जो था उस दिन 59वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। इनका 2 अक्टूबर 1904 को जन्म हुआ था और प्रधानमंत्री के रूप में ये काम किए थे 1964 से लेकर 66 के बीच में। और इन्हीं के समय भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 का। और उसके बाद फिर यहाँ पे काफ़ी क्षेत्र इन्होंने कब्जा लिया था पाकिस्तान का। उसके बाद फिर यहाँ पे ताशकंद में एक समझौता हुआ और ताशकंद घोषणा पत्र के जरिए जो है इन्होंने हस्ताक्षर किया और 11 जनवरी को वहीं पे इनका जो हुआ था तो डेथ हो गया था, अचानक मृत्यु हो गई थी। अभी भी इनके मृत्यु का जो वास्तविक कारण है वो पता नहीं चला है। और शास्त्री जी जो हैं इनसे एक संबंधित नारा है, जय जवान जय किसान। इन्होंने जो जवान और किसान की जो वैल्यू है देश के लिए उसको दर्शाने के लिए यह नारा जो है भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय दिया था। उसके बाद देखेंगे तो जीवाणु एंजाइमों का उपयोग करके प्लास्टिसाइजर का विघटन करने के लिए जो है IIT रुड़की ने जो है यह मृदा जीवाणुओं का जो सल्फोबेसिलस एसिडोफिलस द्वारा उत्पादित जो एस्टरेज एंजाइम का उपयोग करके प्लास्टिसाइजर डाईएथिल हेक्सिन फथलेट को जो है विघटित करने के लिए सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। और किसने बनाया है तो IIT रुड़की ने बनाया है। यह क्या करेगा तो प्लास्टिसाइजर जो प्लास्टिक और व्यक्तिगत देखभाल संबंधी उत्पादों में लचीलापन और चमक बढ़ाने के लिए मिलाए जाते हैं जो रसायन होते हैं और जो बच्चों के और खिलौनों और खाद्य कंटेनरों आदि में पाए जाते हैं वो हानिकारक प्रदूषकों के लिए यह लाया गया है। और यह क्या करेगा प्लास्टिसाइजर को विघटित करेगा, IIT रुड़की ने बनाया है। उसके बाद विश्व हिंदी दिवस 2025 की बात कर लेते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदी की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह तिथि जो है देखेंगे तो वर्ष 1949 में जो पहले जो यूनाइटेड नेशन था, संयुक्त राष्ट्र महासभा था, उसमें पहली बार हिंदी में कोई भाषण दिया गया था, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और वर्ष 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किया था, जो हिंदी को वैश्विक मान्यता दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। उसके बाद 600 मिलियन जो लोग हैं उससे अधिक लोग जो हैं हिंदी बोलते हैं। और विश्व में तीसरे नंबर पर सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा क्या है तो हिंदी है। और 10 जनवरी 2006 को मनाया जाने वाला जो विश्व हिंदी दिवस था 14 सितंबर को क्या ये पहला मनाया गया था। और यहाँ पे देखेंगे आप तो 14 सितंबर को मनाया जाने वाला जो हिंदी दिवस है इससे इसलिए भिन्न है कि 14 सितंबर को 1949 को जो भारत में आधिकारिक भाषा होती है उसके रूप में हिंदी को अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब इस बार जो विश्व हिंदी दिवस रही है 2025 इसकी थीम क्या रही है तो हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़, यह क्या रही है इसकी थीम रही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम आयुष्मान भारत जो जन जीवन ज्योति जो जन आरोग्य योजना है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो उड़ीसा जो है इसमें अभी हाल ही में शामिल हुआ है। तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जो जन आरोग्य योजना है इसको अपनाने वाला जो 27वां राज्य बना है तो कौन है तो उड़ीसा है। और इसमें इससे पहले कितने थे तो 26 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो इसमें PMJAY के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत देखेंगे तो पूरी तरह सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व में सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। और इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। और यह माध्यमिक देखभाल और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार को क्या करता है तो 5 लाख का बीमा राशि प्रदान करता है। और पूर्वोत्तर राज्यों में देखेंगे तो 90 और 10 का रेशियो है। केंद्र सरकार 90%, 10% देता है राज्य। और अगर बाकी राज्यों में देखेंगे तो पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में भी है तो 60 और 40 का रेशियो, केंद्र सरकार 60% और अन्य राज्य का जो रेशियो होता है इसमें 40% होता है। और इसमें दो आप याद रखिएगा ये पूछा जा सकता है कि दिल्ली और पश्चिम बंगाल ऐसे क्षेत्र हैं, एक UT दिल्ली है और एक स्टेट है पश्चिम बंगाल। तो ये दो ऐसे हमारे UT और स्टेट रहे हैं जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो रही है हमारी आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम और नीलगिरी और सूरत और वागसीर को भी कमीशन किया गया। तो वागसीर के बारे में तो हम बता दिए आपको कि प्रोजेक्ट जो 75 इसके तहत इसे बनाया गया है। और जो नीलगिरी हमारी है तो इनका निर्माण किसने किया है तो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है नीलगिरी और सूरत और वागसीर को। और नीलगिरी जो है इसे प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। और जो सूरत है या प्रोजेक्ट 15B जो P15B के तहत जो बनाया गया इसे सूरत को बनाया गया है और नीलगिरी को 17A के तहत बनाया गया है। और इसको किसके तहत बनाया गया तो प्रोजेक्ट 25
के तहत बनाया गया है। और जो कोलकाता के इसको देखेंगे तो यह प्रोजेक्ट 17A का प्रमुख पोत है, जो शिवालिक श्रेणी के फ्रिगेटों की तुलना में बेहतर है और जिसमें नौसेना की रक्षा को मजबूत करने के लिए उन्नत स्टील जो टेक्नोलॉजी है और अत्याधुनिक हथियार प्रणालियाँ शामिल की गई है। और सूरत जो है यह प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया है और यह चौथा और अंतिम विध्वंसक पोत है, जो कोलकाता के श्रेणी के विध्वंसक पोत का जो उन्नत संस्करण है और यह लंबी दूरी की मिसाइलों तथा स्वदेशी हथियार प्रणालियों को सुसज्जित करता है। उसके बाद ये हमारे जो सेकेंड वीक के थे, जो हमारा जनवरी सेकेंड वीक था, उसके जो प्रमुख करंट अफेयर्स थे उनको हमने कवर कर लिया है। अब आगे जो हैं हम अगले वीडियो में जो हम थर्ड वीक, जो हमारा जनवरी थर्ड वीक है, उसके करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। धन्यवाद।